नमस्कार बच्चों, आज डिस्कस करेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में देखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो दीज रिएक्शंस इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, क्या है? वो रिएक्शंस जिनके अंदर कंपाउंड स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है इनटू टू या एक, दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है, नॉन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डी का मतलब होता है रिमूव होना, कम होना। डी मतलब डीके होना, कंपोजिशन मतलब जो कंपोजिशन था, जो कंपोजिशन ब्रेक हो रहा है उसको क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन। ऐसी चीज रिएक्शंस जिनके अंतर्गत सबस्टेंसेस ब्रेक होते हैं, अदर सबस्टेंसेस में स्प्लिट होते हैं, नॉन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को पढ़ा था। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या थी? उसमें 1/2 सबस्टेंसेस मेक्स ए सिंगल प्रोडक्ट। उसमें कंपोजिशन हो रहा था, कॉम्बिनेशन हो रहा था, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या है? अपोजिट है, ठीक है। जैसे उसके अंदर क्या होता था? कॉम्बिनेशन होता था, यूनाइट होते थे दो चीज़ें मिलकर के, ठीक है, ए प्लस बी मिलकर के मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट बना रहे थे सी, तो ये क्या था? कॉम्बिनेशन था। और यहाँ पे क्या है? सी डिकम्पोज हो बी प्लस सी में, तो ये क्या होगी? रिएक्शन डिकम्पोजिशन। तो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन अपोजिट रिएक्शन है। और एक चीज आप देखेंगे, पिछले रिएक्शंस में आपने पढ़ा था कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती थी, तो वो रिएक्शंस जब बॉन्ड फॉर्मेशन होते थे तो एनर्जी रिलीज करते थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस थी। चूंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसके अपोजिट रिएक्शन है, इसलिए ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन होंगी? एंडोथर्मिक होंगी। कैसी होंगी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आगे देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय अप्लाइंग द हीट। भाई जब कोई चीज़ को डिकम्पोज करते हैं तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है सप्लाई ऑफ हीट, सप्लाई ऑफ एनर्जी का। ये एनर्जी वो किसी भी टर्म में हो सकती है, जो एनर्जी है वो किसी भी टर्म में हो सकती है। हीट के टर्म में रिएक्शन एनर्जी हो सकती है। एनर्जी कैन बी गिवन इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉर्म, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट एनर्जी। और तो जिस फॉर्म में हम एनर्जी को प्रोवाइड कराते हैं फॉर द डिकम्पोजिशन, वो तीन फॉर्म स्पेशली आप इस अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। एक तो हीट, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी और तीसरी लाइट। और लाइट से स्पेशली यहाँ पे कौन सी लाइट? सनलाइट की रिएक्शंस आप देखेंगे अपने सिलेबस में। Heat, light and electricity provide the energy which break a compound into two or more similar compound, or that is known as the decomposition. और ये जो एनर्जी की फॉर्म है ये तीनों होती है, और ये तीनों के अलग अलग नाम हैं। जैसे हीट है तो हीट के लिए हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। हीट के लिए क्या कहेंगे हम लोग? थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी से ये डिकम्पोज हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। और लाइट से हो रहा है तो सनलाइट डिकम्पोजिशन कहलाता है, ठीक है, सिंपल लाइट डिकम्पोजिशन कहलाता है। इनके लिए बहुत डिफाइंड टर्म है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। और हीट से होता है तो थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अब इसमें हम पहला देखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये सीधा एनसीईआरटी का एक आपको स्क्रीनशॉट है, और इसमें जो पहला आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए एनसीईआरटी में आपको एक्टिविटी की फॉर्म में
चीज़ों को समझाया गया है जिससे आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो जो पहली एक्टिविटी है वो थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए है, और उसमें आपको कहा गया है कि आप 2 ग्राम फेरस सल्फेट लें, ठीक है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लें, और क्या करें, इनको इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, एक ड्राई बॉइलिंग ये ट्यूब थी, इसमें इन्होंने क्या किया है, नीचे थोड़े से यहाँ पे फेरस के क्रिस्टल लिए। उसके बाद इसको क्या किया, हीट किया। इसमें ड्राई टर्म इसलिए इस्तेमाल किया गया है जिससे कि मॉइस्चर ना हो, जिससे उसकी रिएक्शन दूसरी कोई हो जाए, पता लगा वाटर के साथ, वो नहीं करनी है। हमको सिर्फ क्या करना है, हीट कराना है। हीट को किसी रिएक्शन में आपको यदि ए से कोई, ठीक है, B+C कंपाउंड बन रहा है और यहाँ से ये थर्मल डिकम्पोजिशन, तो कई बार थर्मल हीट को प्रोवाइड कराने के लिए इस तरह की डेल्टा फॉर्म से भी दिखा देते हैं। कहीं यदि ये हीट लिखा हुआ है, हीट नहीं लिखा हुआ हो तो ये सिंपल डेल्टा बना रहता है, तो त्रिकोण के आकार का, तो इससे भी ये डिकम्पोजिशन का ही, थर्मल हीट का ही एक सिंबल होता है। तो पहला देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या किया हमने, फेरस सल्फेट लिया और फेरस सल्फेट को हीट कराया, तो ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड एक सॉलिड है, कैसा है, सॉलिड है। सॉलिड यहाँ पे ऐसे सॉलिड जब होते हैं तो ब्रैकेट में ऐसे दिखाते हैं, और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में निकल जाती है, और सल्फर डाइऑक्साइड, ये डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड यहाँ से गैस की फॉर्म में निकलती हैं। यहाँ पे देखिए फेरिक ऑक्साइड है, Fe के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी 2 फॉर्म होती हैं, एक वो जब Fe+++ फॉर्म में रहें, और एक जब वो Fe++ फॉर्म में रहें। जब ये 3 वैलेंसी होंगी तो होता है इक, और जब 2 वैलेंसी होती हैं तो होता है अस। जैसे यहाँ पे ये वैलेंसी कितनी है, Fe2O3, तो 3 वैलेंसी F की है, तभी ये इसके ऊपर आए, हमेशा कैची गुणा होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, फेरिक, ठीक है, ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड। और यदि ये 2 वैलेंसी होती तो क्या हुआ होता, FeO, क्योंकि इसकी भी 2, इसकी भी 2, तो यहाँ 2 और यहाँ 2 लिखने कोई मतलब नहीं, तो ये सिंपल FeO लिखा जाता, तो ये क्या होता आपका, फेरस ऑक्साइड। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी से आप नोट करते हुए चलेंगे तो आपको ये फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, फेरस, अस और इक में अंतर समझ में आ जाएगा। अस और इक में अंतर यही है, जब 3 वैलेंसी होती है आयरन की तब एक फॉर्म होती है, जब 2 वैलेंसी होती हैं तो वो क्या होती है, अस फॉर्म होती है। तो खैर वो ये तो अपार्ट फ्रॉम दिस चीज़ थी, यहाँ पे हम लोगों को उसको बारे में नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन देखना है। तो ये फेरस सल्फेट को हीट किया और इसे कन्वर्ट किया किस में, फेरिक ऑक्साइड में। जब हीट करते हुए डिकम्पोज हो जाता है एक से ज़्यादा कंपाउंड में, तो डिकम्पोजिशन है। चूँकि ये हीट के द्वारा है तो ये जो कंपोजिशन है थर्मल कहलाता है, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। और ये एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, जब आप जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेंगे तो ये हल्के से ग्रीन कलर के होते हैं, लाइट ग्रीन कलर के होते हैं। मैं आगे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो ये जो फेरस सल्फेट है ये कैसे होता है, ग्रीन कलर का होता है, और जब ये रिएक्शन करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने पर ये किस में बन जाता, कैसे कंपाउंड बन जाता है, ये ब्राउन कलर का। आपकी जो टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब में जब आपने शुरुआत में लिया था तो ये कैसा कलर था, ग्रीन कलर था, और बाद में ये कलर किस तरह का हुआ, ये बाकी 2 गैस फॉर्म सबस्टेंस थे वो गैसेस फॉर्म में थे, और वो गैसेस फॉर्म इवोपरेट हो जाएगी, गैस इस यहाँ से बाहर चली जाएगी, तो यहाँ पे एक कैसा कंपाउंड बचेगा, ये ब्राउन कलर का एक फेरिक ऑक्साइड बचेगा, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है फेरिक सल्फेट तमाम, तो इसके ग्रीन विट्रॉल, इस चूँकि ये ग्रीन कलर का होता है, इसका एक कॉमन नेम ग्रीन विट्रॉल भी होता है। कुछ कंपाउंड हैं जिनके कॉमन नेम हमने यहाँ पे दे रखे हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा, आगे काम आएंगे। जैसे ये जो फेरस सल्फेट है वो जब नॉर्मल कंडीशन में रहता है तो इसके अंदर वाटर के इतने मॉलिक्यूल हाइग्रोस्कोपिक फॉर्म के कारण ऐड रहते हैं,
ठीक है। और यही कारण है कि ये थोड़ा सा इस तरह के जो कलर जो इसका दिखाई पड़ा था फेरस सल्फेट का, ये ग्रीन विट्रॉल इसीलिए होता है क्योंकि जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स में ऐड हो जाते हैं तो ये कलर आ जाता है इसका। तो इसे क्या कहते हैं, ग्रीन कलर होने का ग्रीन विट्रॉल, ये फेरस सल्फेट का कॉमन नेम है। इसी तरह से अमोनियम फेरस सल्फेट का कॉमन नेम क्या है, मोर्स सॉल्ट। इसी तरह से कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट भी जब वाटर जुड़ा रहता है तो ये कौन सी फॉर्म होती है, हाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रा टर्म जुड़ा हुआ है किससे, वाटर से। हाइड्रा टर्म जुड़ा होता है वाटर से, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड हैं इसलिए हाइड्रेटेड कंपाउंड्स हैं ये, और इनके कॉमन नेम अलग रहते हैं क्योंकि जब ये एटमॉस्फेयर में आप रखोगे तो ये एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और ये कॉपर सल्फेट सिर्फ इस फॉर्म में न रह करके ये 5 वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड कर लेगा। जैसे फेरस सल्फेट ये 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लेगा, अमोनियम फेरस सल्फेट जो है वो 6 वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके रहता है, और जिंक सल्फेट है वो 7 वाटर मॉलिक्यूल ये भी करके रहता है। तो ये जो जिंक सल्फेट है ये क्या कैसे होता है, वाइट कलर का, तो ये वाइट विट्रॉल कहलाता है। कॉपर सल्फेट होता है तो ये कैसा कहलाता है, ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू विट्रॉल कहलाता है। इसका नाम मोर साल्ट है। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, अब धीरे धीरे याद करते जाइएगा तो ये आपके आगे वाले सारे कंपटीशंस में, चाहे वो नीट का हो चाहे आईआईटी का हो, छोटे छोटे क्वेश्चंस 1-1 नंबर के आते रहते हैं। तो उसमें ऐसी सामान्य सी चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं जो मेमोरी बेस्ड होती है, और लगातार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपके परमानेंट मेमोरी में चले जाएंगे। इनके लिए आपको अलग से एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का ही, जहाँ हीट लगा हुआ है। मतलब ये भी एग्जाम्पल किसका है, थर्मल डिकम्पोजिशन का। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन में यहाँ पे क्या है, ये लेड नाइट्रेट है। ठीक है, इस लेड नाइट्रेट को हीट कराते हैं तो ये लेड ऑक्साइड बनता है। तो ये लेड ऑक्साइड कैसा होता है, सॉलिड है। ये लेड ऑक्साइड कैसा है, सॉलिड है। और बाकी ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनते हैं जो गैसियस फॉर्म होते हैं, और ये वेपर बन के यहाँ से ये देखो उड़ जाएंगे। यहाँ से जो उड़ रहे होंगे वो क्या होंगे, NO2 होंगे और O2 होंगे, और यहाँ पर आपका ये क्या रह जाएगा, आपका लेड नाइट्रेट विल कन्वर्ट इनटू द लेड ऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी डिकम्पोज हो रहा है, एक से ज़्यादा कंपाउंड में डिकम्पोज हो रहा है। तो दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन। ये आप सीधे सीधे एग्जाम्पल्स आप पढ़ते जाइएगा, इनकी रिएक्शंस को याद करते जाइएगा और आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा। देखिए एक जैसे पिछले में किया था इसमें भी हमने वही बनाया। ये लेड नाइट्रेट है, ये कैसे कलर का होता है, आपका कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं है। ठीक है, ये लेड नाइट्रेट है, जब हीट किया तो ये डिकम्पोज होगा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में बनता है, लेड जो है मोनो ऑक्साइड बनता है, कैसे कलर का, येलो कलर का। ये लाइट येलो कलर है, यहाँ पे इसका आता है लेड मोनो ऑक्साइड फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो ये जब आप टेस्ट ट्यूब में लेंगे शुरुआत में आपका सबस्टेंस इस तरह का होगा और बाद में ये सबस्टेंस इस तरह का कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू द हीट। चलिए अब दूसरा, पहला हमने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा, अब एनर्जी को हम दे रहे हैं इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि हमने बताया है कि सारी की सारी रिएक्शन कैसी हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी हैं, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन दोज रिएक्शन विच टेक और एब्जॉर्ब एनर्जी इन देयर प्रोसेस। ठीक है, अपने प्रोसेस में जो एनर्जी लेते हैं वो रिएक्शन कैसी कहलाती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। चूँकि इसमें एनर्जी को दिया जा रहा है, अलग अलग फॉर्म में दिया जा रहा है, उन्हीं फॉर्म्स के नाम भी हैं, और उसमें एक आप थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ चुके हैं, दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में एक एग्जाम्पल जो बहुत पॉपुलर है आपकी बुक में दिया गया है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर।
लिसिस है, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग, जैसे कि आपने डेफिनेशन में शुरुआत में देखा था, ये भी एक क्या है, स्प्लिटिंग है। तो वाटर को हम लिए, वाटर को इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कराया, ये पूरा एक सेटअप है जिसे अब डिस्कस करेंगे हम लोग। और इसमें दो इलेक्ट्रोड, जब भी इलेक्ट्रिकल देते हैं तो हमें इसमें दो इलेक्ट्रोड देते हैं, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, कैथोड होगा, और एक आपका क्या होगा, एनोड होगा। तो कैथोड और एनोड पर जाके अलग अलग दोनों पर, एक पे हाइड्रोजन ऐड होता है और दूसरे पे ऑक्सीजन कलेक्ट होती है, और इनको कलेक्शन हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। और जो ये शो करता है कि वाटर जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म्स जिनसे कि वो मिलकर के बना था, देखिए ये जो पहले इसकी अपोजिट रिएक्शन देखो तो क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट रिएक्शन देखो, इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन हो रहा है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, और बन क्या रहा है, वाटर। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। इसकी अपोजिट ये क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है। इसमें होता है क्या कि आप एक इस तरह का एक कोई वेसल लेंगे, यहाँ पे सिंपल एक बीकर ले लिया है, और ऐसे नीचे दो जगह होल करके यहाँ पे दो ऐसे इलेक्ट्रोड डाल देंगे। उन इलेक्ट्रोड के ऊपर इस तरह से एक आप टेस्ट ट्यूब रख देंगे, कोई ऐसा वेसल रख देंगे जो बिल्कुल एयर टाइट हो, यहाँ पे बिल्कुल फिक्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ फिक्स करके एक सिरा इसका जो है हमने एनोड से जोड़ दिया और दूसरा एक क्या बना दिया, कैथोड बना दिया। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो कैथोड है, तो कैथोड के ऊपर जो है किसकी डिपोजिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का, और एनोड के ऊपर किसका डिपोजिशन हो रहा है, O2 का। और ये इसी रेशियो में होगा, ठीक है ना, H2O जो है H और O का रेशियो 2:1 का होगा। क्यों, जिस तरह से एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज होगा तो दो हाइड्रोजन के एटम निकलेंगे और एक ऑक्सीजन का एटम निकलेगा। ठीक है, मान लीजिए दो मॉलिक्यूल लिए तो यहाँ से हाइड्रोजन के कितने निकले थे, दो मॉलिक्यूल, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना निकला था, 1 लिखा नहीं जाता है, ऑब्वियस अंडरस्टूड है। तो ये एक जो डिकम्पोजिशन है वो कैसा डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है। अब आगे और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, लेकिन एक डेफिनेशन के तौर पे यहाँ पे देख लेते हैं जो हमने यहाँ पे नोट की हुई है। व्हेन ए सिंगल कंपाउंड वाटर splits up to form two simpler substances, hydrogen and oxygen. This decomposition reaction take place by the action of the electricity, or it is called the electrolysis of water. क्या कहलाती है ये, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहलाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के और एग्जाम्पल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो इनका यूटिलाइजेशन भी है। डिकम्पोजिशन जो रिएक्शंस हैं उनके यूटिलाइजेशन हम लोग किसमें करते हैं कि जो और मटेरियल्स होते हैं, और का मतलब जो है जिसमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, अलग करना, तो इसमें सोडियम मेटल एक्सट्रैक्शन भी किया जाता है। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी मिली हुई चीज़ से उसी चीज़ को अलग करना, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या था, सोडियम क्लोराइड, सिंपली नमक, ठीक है, इसे हमने क्या किया, घोल लिया, मेल्टन फॉर्म है ये। इसको हमने जब देखिए, जब मेल्टन क्यों किया कि जब तक हम इसे लिक्विड फॉर्म में नहीं लाएंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। हमको क्या चाहिए, हमने एक बीकर लिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड डाल दिया ये, और एक इलेक्ट्रोड ये डाल दिया, और इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें पूरे में भरा हुआ है क्या, NaCl का घोल, लिक्विड ऑफ द NaCl। अब जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो एक फोर ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक छोड़ जाएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव पे क्या जुड़ेंगे आकर के आपके Cl, क्योंकि वो नेगेटिव होता है, और यहाँ पे नेगेटिव पे क्या जुड़ेंगे आके पॉजिटिव, क्यों, मेटल। तो इसमें होगा क्या है कि ये जो सोडियम है ये टूट जाएंगे Na+ और Cl- में, और ये जो Na+ और Cl हैं जो अलग अलग अपोजिट चार्ज की तरफ ये मूव करेंगे, ठीक है ना। जैसे सोडियम का मॉलिक्यूल है
तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए ये प्लेट हमने कैसी बना दी, नेगेटिव प्लेट बना दी, और ये प्लेट क्या बना दी, पॉजिटिव प्लेट बना दी। यहाँ पे हमने एक प्लेट लगा दी, ठीक है, ये कैसी है, नेगेटिव है, और ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव, ये प्लेट कैसी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किधर जाएगा, इधर मूव करेगा, और जो Cl होगा वो नेगेटिव होगा, वो किधर मूव करेगा, इधर करेगा। तो यहाँ पे डिपोजिशन हो जाएगा किसका, सोडियम का। यहाँ डिपोजिशन किसका होगा, सोडियम का। और इस पॉजिटिव साइड वाले पे किसका डिपोजिशन होगा, क्लोराइड का। क्लोराइड किस फॉर्म में था, जो जो Cl मिल जाएंगे तो Cl2 बनेगा, तो ये तो गैस फॉर्म में निकल जाएगा, यहाँ से डिपोजिशन न होकर के यहाँ से गैस के बबल निकलते रहेंगे, और यहाँ मेटल जो है कलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है मेटल हम बाद में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अलग। तो ये क्या कहलाता है आपका, मेटल का एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे क्या है, NaCl है, इलेक्ट्रिसिटी पास की, डिकम्पोजिशन हुआ, और डिकम्पोज होकर के ये हमको क्या मिला, सोडियम मेटल मिला। और दूसरी क्या मिली, एक छोर पे हमें क्या मिला, क्लोरीन गैस मिली। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आगे की कक्षाओं में आप जाकर के पूरे चैप्टर पढ़ेंगे, जहाँ पे देखेंगे किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस होती है। यहाँ पर आप ये सिंपली समझिएगा कि एक यहाँ, चलो साफ कर लेता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, हौच पौच को ख़त्म करके। एक बार फिर समझ लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास ये है, और एक हमने यहाँ पे प्लेट डाली, ठीक है, ये प्लेट है किसकी, पॉजिटिव वायर की, और एक प्लेट है ये किसकी, नेगेटिव वायर की। तो इस पे तो जाकर के क्या जुड़ेगी, Cl। तो Cl के दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, तो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो गैसियस फॉर्म बन जाएगा। और यहाँ पे क्या जुड़ेंगे, सोडियम। तो सोडियम जा करके यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था उनका सॉरी, यहाँ पे ये नेगेटिव कर लीजिए, नेगेटिव अपोजिट चार्ज में जोड़ेंगे, अपोजिट में ही जोड़ेंगे हमेशा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव के पास क्या आएगा, पॉजिटिव जाएगा। अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यदि ये पोल नेगेटिव होगा तो इसकी तरफ क्या जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज जाएंगे, और ये पॉजिटिव होगा तो इसकी तरफ नेगेटिव जाएंगे, और यहाँ सोडियम कलेक्ट हो जाएगा, जो हमको एक्सट्रैक्शंस के काम आएगा। दूसरा एग्जाम्पल है इसमें, किसका है, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये भी मेल्टन फॉर्म में लेंगे। मेल्टन जैसे आपने थर्मल में दिया था तो ड्राई भी ले लिया था, हीट करना था सिंपल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ आयंस होनी चाहिए। ये किसके द्वारा होता है, ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ आयंस, आयंस की मोबिलिटी के कारण होता है। तो यहाँ आयंस की मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और वो तभी हो पाएंगे जब वो या लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, तभी तो आयंस मूव कर पाएंगे। तो ये एक घोल बनाया जाता है, उसी घोल में होंगे, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी, तो एक एंड पे ये एल्युमिनियम इकट्ठा होगा और दूसरे पे ऑक्सीजन जाएगी, तो वो गैस बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये एक्सट्रैक्शन ऑफ किसका होगा, एल्यूमिनियम मेटल का, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे। थर्ड है हमारा डिकम्पोजिशन बाय द लाइट एनर्जी। इससे पहले दो हम लोगों ने पढ़े, थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बाय द हीट, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बाय द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ वी विल डिस्कस द डिकम्पोजिशन बाय द लाइट एनर्जी। स्पेशली हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो सनलाइट का पढ़ेंगे। सनलाइट में एक एनर्जी होती है, जैसे एच न्यू से डिनोट करते हैं। कई सारी बार रिएक्शंस को जब हम करते हैं तो मान लीजिए ए से कोई बी रिएक्शन बनी तो इसे एच न्यू से दिखा देते हैं। इस तरह से जहाँ लिखा हुआ रहता है इसका मतलब है वहाँ क्या है, लाइट एनर्जी, और स्पेशली कौन सी, सनलाइट। इससे और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिकम्पोजिशन होते हैं इसके। तमाम फोटोग्राफिक जो इफेक्ट होते हैं उनके अंदर आप ये देखेंगे। बहुत कॉमन सा एग्जांपल सबसे पहले हम लोग लेते हैं,
AgCl का लेते हैं। AgCl को हम लोग क्या करते हैं, एक पैटी डिश में रखा हमने, ठीक है, एक पैटी डिश में AgCl रखा, इतना कर्व नहीं लेकर के, ऐसे इस तरह की पैटी डिश होती है, ये तो बीकर टाइप का हो गया था, ठीक है। यहाँ पे हमने AgCl रखा। AgCl जो है ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है, और इसको सन के एक्सपोज में रखा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दी, सनलाइट, ठीक है ना। सनलाइट जब इसे दी तो ये वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके किस में बदल जाता है आपका, Ag में। किस में बदल जाता है, Ag सिल्वर, और प्लस कन्वर्ट होता है Cl2 जो एक गैस फॉर्म है। और ये जो C2 है ये आपका एक ग्रेस कलर का होता है, ग्रेस वाइट कलर का एक सब्सटेंस प्राप्त होता है। ये प्योर वाइट था, ये ग्रेस है, जो एक प्योर सिल्वर हम लोगों को प्राप्त होती है, और ये होता है ड्यू टू द सनलाइट। तो यहाँ जो एनर्जी का इनपुट है वो किस फॉर्म में दिया जा रहा है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में। यहाँ जो इनपुट दिया जा रहा है वो किस फॉर्म में दिया जा रहा है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में दिया जा रहा है। तो ये एक और एग्जांपल देखते हैं जो हम लोगों का यहाँ है, नेक्स्ट पेज पे हम उसको देख लेते हैं। ये AgBr है। AgBr जैसे ये सिल्वर क्लोराइड था, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है ना। ये सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन जब सन की प्रेजेंस, इसमें भी क्या करते हैं, ऐसे पैटेटिस में लिया ऐसे, और यहाँ से सन रेज इसके ऊपर पड़ रही हैं, तो ये रिएक्शन होगी, और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे भी एक ग्रे कलर का सब्सटेंस मिलेगा, और ये ब्रोमीन जो है वो एक येलोइश गैस में पहुँच जाती है। और जो पहले वाली जो गैस थी ये क्लोरीन ये आपकी येलोइश ग्रीन गैस थी। यहाँ येलोइश ग्रीन निकलती थी, यहाँ हल्की सी येलोइश गैस निकलेगी, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था किसका, डिकम्पोजिशन का। इसमें कुछ एक आध पार्ट और छोटे से रह जाते हैं कि इनके यूटिलाइजेशंस क्या हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हम बता ही चुके हैं कि ये अपोजिट था किसका, अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, और ये कैसी रिएक्शन थी, इंडो थर्मिक। जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी थी, एक्जोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी थी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन थी। और जबकि ये जो रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये कैसी रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक है। अब इससे कुछ यूजेज देखते हैं। यूजेज क्या है, यूजेज भाई हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया था कि हमने इससे क्या निकाला था, सोडियम मेटल का एक्सट्रैक्ट किया था। तो ये मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के काम में हो जाती है। ये लाइन्स आप पढ़ते जाइए, सेवरल मेटल्स फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड। जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड जैसे हम लोग और मटेरियल्स भी बोलते हैं, जैसे खदान से जो चीज़ें निकलती हैं, खुदाई से जो चीज़ें निकलती हैं, और उन चीज़ों में तमाम सारे दूसरी चीज़ें मिली रहती हैं, उनसे प्योर फॉर्म हमें करना है तो तमाम प्रोसेस रहते हैं, उन सब से करके फिर फाइनल प्रोसेस में उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब प्योर फॉर्म ऑफ द मेटल निकालते हैं, तो उस फॉर्म में भी ये हेल्प करता है। लाइक तो अकरिंग कंपाउंड, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड जाए क्लोराइड, जैसे NaCl है। समुद्र में इतना सारा जो खारा पानी है उसमें क्या होता है, मैक्सिमम सोडियम क्लोराइड से कारण खारापन होता है उसका। तो ये सोडियम क्लोराइड एक नेचुरल सोर्स है, और इसे हम लोग जब रिएक्ट कराते थे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन से, तो एक एन छोर पे हमें क्या मिलता था, सोडियम मिलता था, और दूसरे पे Cl2 मिलती थी, तो सोडियम मेटल हमें वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाता था। तो ये एक्सट्रैक्शन के काम आता है। एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में स्पेशली ये काम आता है। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कि एल्युमिनियम ऑक्साइड से जो है हम लोग एल्युमिनियम मेटल का जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं,
बहुत सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोगों की बॉडी में भी होती हैं। हम लोगों में जो हम फूड लेते हैं, जो फूड हम लोग खाते हैं, वो सारा का सारा जो फूड होता है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। मेजरली 3 तरह के फूड होते हैं। एक कौन से होते हैं? स्टार्च होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और फैट होते हैं। जो चावल खाते हैं वो क्या है? स्टार्च है। तो स्टार्च एक पॉलीमर है और ये बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज एक करेंसी ऐसा मटेरियल है जिसे जो भी एनर्जी फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं, हमारी जो सेल्स होती हैं वो एनर्जी के लिए जो सोर्स यूज करती हैं वो ग्लूकोज फॉर्म में ही करती हैं, भले ही वो उससे पहले किसी और दूसरी फॉर्म में रहा हो। ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 ही फॉर्म यूज़ करती हैं। तो स्टार्च यदि है और एनर्जी चाहिए स्टार्च से, तो फर्स्ट दिस स्टार्च हैव टू कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज एंड दिस इज द ऑटोमेटिक प्रोसेस बाय द बॉडी, इट कन्वर्ट्स इनटू द ग्लूकोज। और ये जो पॉलीमर है, ये इसमें बदलना के लिए एक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस में एडिशन ऑफ वाटर होता है। इन पॉलीमर्स में छोटे छोटे पॉलीमर्स क्या होते हैं? ये ग्लूकोज के बहुत सारे मटेरियल ऐसे आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जब वाटर के द्वारा ये यहाँ से क्या होते हैं? ब्रेक होते चले जाते हैं और अलग अलग एक वाटर मॉलिक्यूल ये, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये, दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ऐसे टूटते चले जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ब्रेक डाउन की, डिकम्पोजिशन की, स्टार्च की, ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा होती है। और इसमें कुछ कैटालिटिक एंजाइम्स यूज होते हैं, एसिडिक मीडियम में भी हम लोग इसे तेज़ी से ब्रेक डाउन करा सकते हैं हाइड्रोलिसिस को। तो ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च है, ये क्या है? यहाँ पे हम देख लें अगर नेक्स्ट पेज पे, तो ये स्टार्च था, जो स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ग्लूकोज में। और ये रिएक्शन कैसी है? एक डिकम्पोजिशन है, ठीक है। और इस प्रोसेस का एक और नाम क्या देते हैं? हाइड्रोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक। लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक। हाइड्रो मतलब होता है किससे? हाइड्रा टर्म जुड़ा हुआ है किससे? वाटर से। तो वाटर के द्वारा जो लिसिस होती है वो कौन सी लिसिस हो जाती है? हाइड्रोलिसिस हो जाती है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज बनता है। ऐसे ही हाइड्रोलिसिस का एक और प्रोसेस है। उस प्रोसेस में हम लोग जो है प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, किसमें? अमीनो एसिड में। किसमें करते हैं? अमीनो एसिड में। ये प्रोटीन्स क्या होती हैं? बहुत छोटी बहुत सारी यूनिट होती हैं किसकी? अमीनो एसिड्स की। तमाम सारे 22 प्रकार के जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनसे बनती हैं। और इनके हम क्या करते हैं? यहाँ से ब्रेक डाउन कर देते हैं और अलग अलग इन सबको ब्रेक करके यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड फ्री कर देते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस भी कैसा है? हाइड्रोलिसिस होती है। इसमें भी एडिशन ऑफ वाटर होता है। जब इनके एंड टूटते हैं तो एक एंड पे OH और एक एंड पे H जुड़ करके इसे कन्वर्ट कर देता है किसमें? वो अमीनो एसिड्स में, ठीक है ना। ये अमीनो